वेलकम टू माई जंप ऑन। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माई जंप ऑन में। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास रहेगा साइंस से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, आपके सिलेबस में केवल एनसीईआरटी के क्लास 10 to 12 की पढ़ना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो आज का क्वेश्चन है पूरे के पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है और सभी क्वेश्चन आपकी यूनिक है और ये क्वेश्चन जो है कई एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक, आज हमारा क्लास जो है फिजिक्स से होगा, इसके बाद हम बायो का भी रखेंगे, फिर केमिस्ट्री के भी रखेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट या डाइन। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी लोगों को बताओ, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का? यह आपके एसएससी 2014 की क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का एक मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो थोड़ा स्पीड में चलती है, बल की ऐसा यूनिट क्या है? केल्विन, न्यूटन, पास्कल या वोल्ट? ये भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2016 की क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर बात करें बल की ऐसा यूनिट, तो बल की ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। आपको सूची वन को सूची सेकंड से के साथ जो सम्मिलित करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपके उच्च वेग के मात्रक क्या होता है? मैक होता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम भी होता है। ठीक, नेक्स्ट दाब का मात्रक भाई पास्कल भी होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक हमारा जूल होता है। तो आपको दिखा दे रहे यहाँ सीधा सीधा 1 2 3 4। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है? 1 2 3 4 आप देखो, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ये भी आपके सूची वन को सूची सेकंड से हमें क्या करना है? सम्मिलित करना है। पहला ऑप्शन है क्या? दूरी। दूरी से किससे संबंधित होगा भाई? प्रकाश वर्ष होगा। प्रकाश जो दूरी का मात्रक, पदार्थ की मात्रा जो है वो मोल में होगा। नेक्स्ट अब क्या है? विद्युत आवेश की मात्रा। आवेश बात किया, इनके चार्ज हमारा किस में होता है? कूलाम में होता है। ऊर्जा जो है, ऊर्जा हमारा वाट घंटा या फिर आप कहते हैं जूल। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो रहा है? फर्स्ट का जो हो रहा है थर्ड, और सेकेंड का जो है वो आपका क्या हो रहा है? फर्स्ट, और थर्ड का जो है आपका है सेकेंड, और फोर्थ का फोर। अच्छा, आपका ऑप्शन 3 1 2 4 3 1 2 4 आपका ऑप्शन नंबर जो ए इज करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको सूची वन से सूची सेकंड को सम्मिलित करना है। पहला ऑप्शन आपके त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर बल। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट आपके कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होगा। और आपके आवेग का क्या होगा? न्यूटन सेकंड हो गया। ठीक, तो आपका इसमें ऑप्शन देखो, वन का हो गया फोर्थ, और सेकंड का हो गया थर्ड, और थर्ड का हो गया आपके फर्स्ट, फिर आपके जो फोर्थ का ऑप्शन रह गया वो हो गया टू। तो आपका कोड क्या बन गया? 4312। 4312 आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये भी आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखिए, यानी कि आपका एक एक क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक से ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 7। ये खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये खगोलीय जो इकाई होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। पारसेक इकाई या दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की या चुंबकीय बल की? तो दोस्तों पारसेक भी हमारा क्या है? दूरी का मात्रक है या इकाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। में से कौन सा ये सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को नापते हैं, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्र मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की मात्रा, ये गलत है। सेल्सियस जो है ताप का मात्रक है, ऊष्मा का नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, गलत देके रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयोग दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये आरआरबी 2004 का क्वेश्चन हो गया आपके। तो दोस्तों ल्यूमेन की बात करें, ल्यूमेन जो है आपके ज्योति फ्लक्स की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर? ठीक है, ये भी आपके एसएससी 2016 की क्वेश्चन है। तो भौतिक मात्रा ज्योति का जो इकाई है वो क्या है? लक्स होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। पास्कल इकाई है आर्द्रता का, दाब का, वर्षा की या तापमान की? ये भी देखिए आपके 2015 में यूपीएससी में आ चुका है, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी
आ चुका है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, पास्कल किसकी इकाई होता है, आप सभी लोगों को पता होगा, पास्कल दाब की इकाई होता है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। कैंडेला मात्रक है ज्योति विलास का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, ज्योति तीव्रता का। ये भी आपके RRB 2004 का कोर्स है। दोस्तों इसके आंसर की बात की, कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता की मात्रक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है, जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या पास्कल। ये अभी हमने क्या, ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है। किसका हो गया, फ्रीक्वेंसी का। पास्कल किसका हो गया, दाब का हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है, टेस्ला, एम्पियर, कोवाल्ट या ओम। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक एरिया। इसका आंसर क्या होगा, टेस्ला होगा, इसकी मात्रक टेस्ला है। नेक्स्ट नंबर 16, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तरंग, तरंग की स्पष्टता या तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। अभी हमने बताया हर्ट्ज जो है आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी की मात्रक है हमारा। ठीक, तरंगों की यूनिट है। ये भी आपके क्वेश्चन आपका SSC 2015 की है। क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत मात्रा की इकाई, विद्युत मात्रा, एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम। तो दोस्तों विद्युत की मात्रा करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ऐसा ही पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या मीटर। तो दोस्तों लेंस की जो पावर होता है उसको किसमें नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल। दोस्तों ध्वनि या साउंड को किसमें मेजर करते हैं, डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर, एम्पियर क्या नापने की इकाई है, वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध या पावर। दोस्तों एम्पियर जो है करंट मापने या विद्युत धारा की मात्रा को नापने का इकाई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, एंग प्रतिस्पर्धा गुणांक का ऐसा यूनिट मात्रक है, डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो दोस्तों अगर एंग प्रतिस्पर्धा गुणांक की बात करें तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से तापमान की ऐसा स्केल, केल्विन स्केल, एम्पियर स्केल या कैंडिया। दोस्तों तापमान की बात करें, तापमान की ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। और तापमान का और क्या यूनिट होता है, सेल्सियस हो जाता है, फिर फॉरेनहाइट भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 23, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है, ओम, ओम पर सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों रेजिस्टिविटी की अगर मात्रक की बात करें क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, संवेग का ऐसा यूनिट, एम्पियर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या जूल या किलोग्राम मीटर। तो दोस्तों संवेग का अगर मात्रक की बात करें कि मोमेंटम का आपका क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्योंकि दोस्तों संवेग या मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंटम इक्वल्स टू हमारा होता है mv स्क्वायर यानी कि द्रव्यमान गुना वेग, यहाँ पे मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो आज को किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो हमारा यूनिट क्या आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, संवेग, वेग, कोणीय वेग या द्रव्यमान। तो दोस्तों सदिश राशि क्या होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रही है, वेक्टर क्वांटिटी का जिसके लिए कोई भी डायरेक्शन फिक्स होता है, जैसे संवेग हो गया, वेग हो गया, कोणीय वेग, ये सबके लिए डायरेक्शन होता है। जबकि हमारा कोई द्रव्यमान या मास की बात करें, इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो आपका जो सदिश राशि जो नहीं होगा कौन सा होगा, द्रव्यमान, क्योंकि द्रव्यमान हमारा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, अदिश राशि, ऊर्जा, बल, आघूर्ण, संवेग या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अगर इसमें अदिश राशि की बात करें, जैसे संवेग हमारा क्या, अभी हमने कहा संवेग जो है एक सदिश राशि है, बल, आघूर्ण ये भी हमारा सदिश राशि है, ऊर्जा जो है ये अदिश राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। अभी हमने देखा संवेग जो है एक सदिश राशि है, जबकि दाब, ऊर्जा और कार्य जो है आपके अदिश राशि है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो दोस्तों विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट के लिए भी डायरेक्शन क्या होता है, फिक्स होता है, वेग के लिए भी और बल के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सदिश राशि हो गया, और ये हमारा क्या होगा, अदिश राशि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 29, निम्नलिखित में सदिश राशि है, वेग, द्रव्यमान, समय या लंबाई। देखिए सदिश राशि है बता रहे, तो आपका सदिश राशि कौन सा होगा, वेग हमारा एक सदिश राशि है, द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है, समय भी सदिश राशि नहीं है, लंबाई भी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है,
घनत्व, द्रव्यमान, आयतन या चाल। तो दोस्तों इसका आंसर तो सभी को पता ही होगा कि इसका व्युत्पन्न परिणाम नहीं है भाई, द्रव्यमान का नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 30 बना, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन क्या होता है? टाइम। तो आपको हिंदी में बोल सकते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, यानी कि v माइनस यू अपॉन टी। आपका आंसर नंबर जो है फर्स्ट होगा, करेक्ट होगा, v माइनस यू अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? तो आपसे कहा संवेग और वेग के अनुपात, संवेग अपॉन वेग, तो अनुपात निकालना। संवेग का फार्मूला क्या होता है? एम बी, और वेग का होता है वी से आपको बी को काट दो तो आपका बचा क्या? एम, यानी कि द्रव्यमान आपका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा, रैखिक गति का, कोणीय गति का या बल का? तो दोस्तों प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है? कोणीय गति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्त काल। दोस्तों एक लड़की जो है झूला झूलती है, अगर तो ऐसे झूला झूलेंगे ना, तो यानी कि एक बार इधर आना है, एक बार ऐसे जाना है। ठीक, तो इसके बीच का जो टाइमिंग लगता है यहाँ से इधर आने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आवर्त काल, टी। तो अगर सडनली अगर वो खड़ी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? सडनली खड़ी होने पर ये जो स्पीड जो है इसका बढ़ जाएगा, यानी कि आवर्त काल टी जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ जाएगा, यानी कि उसकी क्या होगा? दोनों का जो आवर्त काल है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 35 की बात करती है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये भी सिंपल है ना, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, क्या होगा? या कुछ नहीं होगा। अगर कोई चीज घूर्णन कर रही है, उसमें अगर कोई बंदा आके तुरंत बैठ जाती है अचानक, तो क्या होगा? उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगा, कोणीय वेग जो कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 हमारा, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका त्वरण दुगनी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है और भार दुगनी हो जाता है। दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करें क्या होगा? गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि हमारा गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv²। अब जब v को हम डबल कर देंगे 1/2 m, और v को अगर डबल कर दिए 2v² कर दोगे, तो आप यहाँ 2 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना होगा? 4 आ जाएगा, 4 × 1/2 mv² हो जाएगा ना आंसर, यानी 4 गुना जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया ये आंसर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है या दोनों गलत है? दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा द्रव्यमान जो है वो हमेशा स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि उसमें कोई बाह्य बल सक्रिय या ना लगाया जाए। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, या न्यूटन का तृतीय नियम है, या आपके गैलीलियो का नियम है। दोस्तों ये आप सभी लोगों को पता होगा, कोई वस्तु अगर गतिशील है तो गतिशील में रहेगा, और कोई अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा। ये न्यूटन का क्या प्रथम नियम होता है, जिसे हम जड़त्व का नियम भी बोलती है। जड़त्व का नियम या इनिशियल लॉ भी बोलती है। ठीक है, इनिशियल लॉ भी बोलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है? दोस्तों आप लोगों को सभी को फार्मूला रन होगा, बल F = क्या होता है? m × a। तो आप ये देख लो, बल जो है इसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध क्या होता है? हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए या भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होना चाहिए, या हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होना चाहिए?
या आपके परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उनके दिशा समान होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने न्यूटन के तीसरे नियम में हमें पढ़ा होगा, उसके सत्यापन में भी देखा होगा, ऐसे अलग अलग भिन्न भिन्न क्या होता है, उसमें हमेशा वस्तुएं लगे होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? न्यूटन के तृतीय नियम है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42, जल में तैरता न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जल में तैरता हुआ वो क्या हो? न्यूटन के तृतीय नियम होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो। जबकि तैरने का जो सिद्धांत है वो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में है वो बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। ये कथन किसका है भाई? न्यूटन का है ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के गति के पहले नियम से, गति के दूसरे नियम से, गति के तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण से? देखो बल की परिभाषा जो है न्यूटन के पहले नियम से ही आती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, किसी पिंड के उस गुण धर्म को क्या कहती है जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? गतिहीनता, जड़त्व, अक्रियता। तो दोस्तों अगर इसके आंसर की बात करें क्या होगा? तो किसी भी परिवर्तन का विरोध कौन करता है? जड़त्व का नियम होता है, जो न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया उसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम। भाई ये ऑप्शन होगा, जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के फर्स्ट या पहले नियम को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, गाड़ी खींचता वो घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ती है? देखिए ये आपका कौन सा थर्ड जो लॉ है न्यूटन का, क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया वाला। जैसे घोड़ा पृथ्वी पर बल दे रहा है तो वैसे ही पृथ्वी भी उसके ऊपर एक बल लगाया जाए कि पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों में आरोपित बल। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 48 की बात है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरती है। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्ष का नियम, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा या न्यूटन का तीसरा? बस सिंपल सी है, न्यूटन के प्रथम नियम से हम इसको समझ सकते हैं। कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, कोई वस्तु गतिशील में है तो गतिशील में ही रहेगा जब तक कि उसे कोई बाह्य बल नहीं लगता। तो दोस्तों सिंपल सी है, जो ब्रेक गाड़ी में बैठ रहते हैं वो विरामावस्था में रहती है, अचानक से ब्रेक लगने पर उसे बल या फोर्स लगता है जिसके कारण वो क्या होता है? आगे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एसएससी 2014 में आ चुका है। न्यूटन का तृतीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय या आर्किमिडीज? सिंपल सी है, रॉकेट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर क्रिया प्रतिक्रिया। रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो उसके नीचे से जो धुआं निकलती है तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण जड़त्वाघूर्ण, गतिमान का संरक्षण नियम, विश्राम जड़त्व या गति का तीसरा नियम? अब देखिए अश्व एकाएक चलना शुरू कर दिया तो जो उसके ऊपर बैठने वाले अश्वारोही है वो क्या होगा? गिर जाते। क्यों? क्योंकि वह घोड़ा जो है वो विश्राम अवस्था में रहता है या इनिशियल में होता है। ठीक है, इसलिए क्या है, ये विश्राम जड़त्व के कारण ही अश्वारोही गिर जाती है। सबका क्वेश्चन नंबर 51, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। ये आपके आरआरबी 2002 की क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर भी आप लोगों को पता होगा। अगर क्रिकेट खेलते क्या होता है कि अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं तो बॉल अपने आप क्या हुआ? धीरे धीरे विराम अवस्था में आ सकती है, हमारे हाथ में भी चोट नहीं लगती है। ठीक। तो क्लियर हो गया सभी क्वेश्चन दोस्तों। ये था हमारा 50+ साइंस से संबंधित क्वेश्चन। क्लास अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिए। ठीक। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।